हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस धमाकेदार क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा मत सोचना मेरे दोस्त, कल क्या होगा मत सोचना मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का कंप्लीट टॉपिक देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपको बताएंगे कि आपको इंग्लिश में किन किन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है और सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। इसलिए आज की ये वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा बच्चों और आप इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका होगा सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंतर्गत हम बात करें बच्चों तो जो सेक्शन ए होगा वो आपका होगा रीडिंग। किस चीज का? रीडिंग का। ठीक है, सेक्शन ए, क्योंकि आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा बच्चों वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, बी, सी और डी। आपको भी पता होगा, जिनको नहीं पता है गौर से सुन लीजिएगा बच्चों कि आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन जो ए होगा वो रीडिंग का होगा और ये सेक्शन आपका बहुत ही ज्यादा ठीक अहम होता है, क्योंकि बच्चों इसमें से आपका 15 नंबर का सेक्शन ए में ओनली 1 क्वेश्चन होता है। और वो क्वेश्चन कौन सा होता है? तो ये है अनसीन पैसेज, जो कंप्रीहेंशन होता है। ठीक है, और इसमें रिलेटेड बच्चों आपके 15 नंबर, यानी इससे आपके 15 नंबर मिलेंगे। ठीक, यानी पूरा का पूरा जो खेल होता है बच्चों ये इसी पर होता है, क्योंकि 15 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं और पहला ही क्वेश्चन आपको यही दिखाई पड़ेगा। और इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना है बच्चों, भाई अपने को क्वेश्चन पढ़ना है और क्या करना है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। कह रहा है कि रीड द पैसेज, ठीक, केयरफुली। ये खुद आपको सजेस्ट कर दे रहा है कि सावधानी पूर्वक इस पैसेज को पढ़ लीजिए। हम करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले आप इसको पैसेज को अच्छे से 1 बार 2 बार ठीक पढ़ेंगे। 1 बार 2 बार 2 बार हम इसलिए बोलते हैं भाई जब तक आपका पूरा का पूरा ये क्लियर ना हो जाए आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होता है बच्चों। इसमें मान लेते हैं कि कभी कभार वोकैबुलरी के जो 3 आते हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं, बाकी तो आपके श्योर है 10 से 12 नंबर तो मिलेंगे। आप कितना भी वीक स्टूडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बच्चों देख लेते हैं कि एक पैसेज दिया है कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स दैट ए मैन हैज। कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड दैट ए मैन हैज, कि किताबें व्यक्ति की एक अच्छे दोस्त होती हैं। जो किताबें हैं वो व्यक्ति की क्या है? एक अच्छे दोस्त हैं। ठीक, दे इंसर्ट ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, वे एक मजबूत प्रभाव डालती हैं। इन कह रहा है मोल्डिंग वंस थॉट एंड आइडिया, किसी के विचारों, ठीक, यानी किसी को मतलब किसी के विचारों, होप्स एंड डिजायर यानी जो इच्छाओं, ठीक, होप्स माने क्या होता है? आशा, आशाओं और इच्छाओं। कह रहा है इंक्लिनेशंस यानी झुकाव, एंड एस्पिरेशन महत्वाकांक्षी, थ्रू ऑल फ्यूचर टाइम यानी सभी समय के लिए, यानी हर समय के लिए। ठीक है ना, ऑल फ्यूचर टाइम यानी सभी समय में। तो जो किताबें हैं वो किसी व्यक्ति की क्या है? अच्छी दोस्त होती है। किताबें व्यक्ति की क्या है? एक अच्छे दोस्त की तरह है या एक अच्छी दोस्त हैं। और वे क्या करती हैं? वे कह रहा है कि पूरे जीवन यानी वे सदैव क्या करती हैं? किसी व्यक्ति के विचारों, ठीक, विचारों, उसके बाद आशाओं और इच्छाओं, झुकाव और साथ ही साथ महत्वाकांक्षी पर क्या करती है बच्चों? स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस यानी मजबूत प्रभाव डालती हैं। ठीक, इंसर्ट मतलब डालना होता है, जोर देना। ठीक, इन्फ्लुएंस बोले तो प्रभाव। ठीक है, इंक्लिनेशंस मतलब झुकाव होता है, बट आपको वहां पर अर्थ निकालने की जरूरत है नहीं। ठीक, हाँ ये चीज होता है कि वोकैबुलरी के जो होते हैं 3 क्वेश्चन उन्हीं के लिए जरूरी होता है बच्चों, इसीलिए तो हम पहले बोल दिए। मान लेते हैं वो 3 आप नहीं कर सकते फिर भी 12 नंबर मिलेंगे आपको। आगे देखिए कह रहा है कि द कंपेनियनशिप ऑफ बुक्स इज द बेस्ट कंपेनियनशिप। कह रहा है कि जो किताब की दोस्ती होती है वो सबसे अच्छी दोस्ती होती है।
हम कहते हैं ना, हमेशा से बोलते हैं भाई अगर दोस्त बनाना है किताबों को बनाओ, ठीक है ना, कि दिल लगी करना है किताबों से करो, मोहब्बत करना है किताबों से करो, क्योंकि किताबें अगर बेवफा भी निकल गई ना तो आपका कैरियर बना करके जाएंगे, है ना, इसलिए ध्यान देना बच्चों। तो वही चीज कह रहा है कि जो किताब की मतलब किताब की जो दोस्ती होती है वो सबसे अच्छी दोस्ती होती है। एंड लाइक ऑल फ्रेंडशिप, कह रहा है कि ग्रोस स्वीटर एंड स्वीटर विद द पैसेज ऑफ टाइम्स, और कह रहा है कि ग्रोस स्वीटर एंड स्वीटर, और ये मतलब स्वीटर एंड स्वीटर का मतलब और भी ज्यादा गहरी हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम्स, यानी समय के साथ साथ। यानी ये जो दोस्ती होती है ना, यानी कभी दिल लगी करके देखो, कभी मोहब्बत करके किताबों से देखो, आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज्यादा आप किताबों के पीछे वक्त लगाओगे, दिन प्रतिदिन किताबों से आपका लगाव उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। वही चीज कह रहा है कि किताब के साथ जो ये दोस्ती होती है वो समय के साथ और भी ज्यादा गहरी होती चली जाती है। आगे कह रहा है इट कंट्रीब्यूट्स, मतलब ये क्या करती है भाई, बांटती है या बिखेरती है द हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता को ऑफ ए मैन यानी व्यक्ति के जीवन में, एंड रिमूव्स हटा देती है सॉरोस मतलब दुख को, दैट फॉल ए लॉट ऑफ ऑल ह्यूमंस बीइंग, यानी व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी दुख होता है। आगे कह रहा है कि वी कैन ऑलवेज सोलेस, यानी हम क्या कर, सोलेस का मतलब शांति होता है, कंफर्ट मतलब आराम, वही कि हम क्या कर सकते हैं भाई, सांत्वना दे सकते हैं, यानी आराम दे सकते हैं, ठीक। व्हेन जब लाइफ अपीयर बी डल एंड ड्रेरी, जब जीवन एकदम नीरस यानी बेजान लगे बच्चों। व्हेन डेथ ऑफ ए बिलव्ड पर्सन मेक वंस लॉस, कह रहा है कि जब किसी प्रिय व्यक्ति के मृत्यु हो जाए, ठीक, यानी किसी प्रिय या किसी चहेते की मृत्यु के बाद जो दुख होता है, कह रहा है कि रिलीज ऑफ लाइफ, जब जीवन का स्वाद ही खत्म हो जाए, और अथवा व्हेन इलनेस एंड पुअर्टी, जब बीमारी और गरीबी क्या करे भाई, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा भर दे, डिजेक्शन मतलब वही चीज होता है, ठीक, कि जीवन में निराशा और उदासी भर दे। तो ये चीज बोल रहा है कि बच्चों इसमें देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि वी कैन ऑलवेज सोलेस, कि जब, पहले यहां से अर्थ पीछे से निकलेगा कि जब भाई जीवन में निराशा छा, मतलब जीवन में जीवन नीरस हो जाए, नीरस का मतलब बेजान हो जाए, डल का मतलब वही सुस्त होता है, ड्रेरी का मतलब एकदम सूखा हुआ, कि जब जीवन बेजान हो जाए, ठीक है, यानी जब जीवन नीरस हो जाए, या फिर कह रहा है कि जब किसी चहेते की मृत्यु के बाद, मतलब जब किसी चहेते की मृत्यु के बाद दुख हो जाता है, ठीक, या फिर कह रहा है कि जीवन का स्वाद, यानी चहेते की जब मृत्यु होगा तो भाई उससे लगेगा कि जीवन में कुछ है ही नहीं, ठीक, आपके चहेते की, भाई ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन वही कह रहा है कि जब किसी मतलब चहेते व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब जीवन क्या हो जाए, जीवन का स्वाद ही चला जाए, या फिर कह रहा है कि जब जिंदगी में भाई मतलब जब जिंदगी में बीमारी और गरीबी के कारण निराशा और उदासी छा जाए, तब हम क्या कर सकते हैं, तब वही चीज कह रहा है कि भाई हम सांत्वना दे सकते हैं, ठीक है ना, सांत्वना दे सकते हैं। तो ये बच्चों आपका पैसेज है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, अर्थ ना निकालना है, डोंट वरी, हमने बताया एक बार ढंग से पढ़िएगा, इतना तो करना पड़ेगा कि एक बार, दो बार, तीन बार, अगर नहीं समझ में आता तीन बार पढ़ो बच्चों, क्योंकि बात है पूरे 15 नंबर की, ठीक। मान लेते हैं आपने पढ़ लिया, अब आते हैं बच्चों डायरेक्टली क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके हैं ध्यान से, कि व्हाट आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ए मैन। अब इसमें देखिएगा बच्चों कि कह रहा है कि भाई व्यक्ति के अच्छे दोस्त कौन है, तो ऊपर ही लाइन, पहला ही लाइन तो बच्चों, पहला ही लाइन तो मिल गया, ठीक, पहली ही लाइन तो बोल रहा है ना कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स दैट ए मैन हैज। तो भाई अपने को कुछ ढूंढना पड़ा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बच्चों, तो ये सीधा सीधा इसका उत्तर मिल गया। तो हम यहां पर व्हाट के जगह पे लिख देंगे कि क्या लिख देंगे बच्चों, कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ए मैन, ठीक, किताबें ही व्यक्ति के एक अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे दूसरा बोल रहा है कि वेयर कैन वी गेट सोलेस एंड कंफर्ट इन डिसअपॉइंटमेंट, कह रहा है कि वेयर माने कहां पर,
कहां पर या कब, ठीक है ना। यहां पर वही बात किया गया है, यहां जगह तो है नहीं कि वेयर कैन वी गेट सोलेस एंड कंफर्ट इन डिसअपॉइंटमेंट, कि भाई कह रहा है कि हम निराशा में कहां पर आराम यानी शांति पा सकते हैं। तो हम निराशा में कहां पर शांति पा सकते हैं भाई, आपको कहीं दिख रहा है तो देखिए इसमें कहीं भाई सोलेस वगैरह कहां है, तो कहां पे है भाई, कहां पर बात कर रहा है कि सोलेस वगैरह कहां पे था, ये था, ये बच्चों देखिए सोलेस एंड कंफर्ट, ठीक है। यानी कब कि वी कैन ऑलवेज, देखिए यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, टर्न है, वी कैन ऑलवेज टर्न टू बुक्स, यानी हम किताबों की तरफ रुख करते हैं जब भाई जीवन में सुकून चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा बच्चों। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कि टर्निंग टू बुक्स, टर्निंग टू बुक्स यानी किताबों की ओर रुख करके बाकी पूरा छाप दीजिए कि भाई वी कैन, ठीक, वी कैन गेट सोलेस एंड कंफर्ट इन मतलब डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। किताबों की तरफ जब हम रुख करेंगे, ठीक है, इसको हमने भी चेक किया, ठीक, वहां पर टर्न था वो मिसप्रिंट हो गया है ही नहीं, ठीक। तीसरा है, कह रहा है कि एक्सप्लेन द अंडरलाइन वर्ड्स, जो अंडरलाइन वर्ड्स है भाई इसके बारे में एक्सप्लेन करिए कि द रेलिश ऑफ लाइफ का मतलब, हमने बताया ना कि रेलिश ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि भाई जीवन का स्वाद, तो टेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाई टेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, टेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ लिख सकते हैं। बात समझ में। अगला कह रहा है कि राइट ए सूटेबल, ठीक, टाइटल टू द पैसेज, इस जो ये पैसेज है बच्चों कि इसका क्या टाइटल हो सकता है, हम चैप्टर का नाम क्या लिख सकते हैं, ठीक। तो चैप्टर का नाम हम क्या दे सकते हैं, यहां पर दे सकते हैं कि बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, या फिर बुक्स एज ए फ्रेंड, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक। एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बुक्स, इसको लिख सकते हैं बच्चों कि बुक्स एज ए फ्रेंड, किताबें एक दोस्त की तरह, ठीक है ना, एज ए फ्रेंड, ठीक। इस तरह से आपको उसमें ढूंढकर लिखना है, और ये कोई आपको नहीं बताएगा बच्चों, हम पहले भी बता चुके हैं। ये जो आपका पहला आएगा अनसीन पैसेज, ये आपको खुद से करना है, ना तो यहां पर भाई किसी क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा, ना फिर आपकी कोई हेल्प करेगा, ये आपको खुद करना है, अपना माइंड इस्तेमाल करना है भाई, अपना दिमाग चलाना है, ठीक। तो इस तरह से आप करेंगे बच्चों। तो ये 3 नंबर के टॉपिक होते हैं, 3 दूना 6 हो गया, 3 तिया का 9, और उसके बाद 3 चौके 12 नंबर तो आपको डेफिनेटली ऐसे मिल जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद जो थोड़ा होता है यही परेशान करता है, ये वाला जो है परेशान करता है, ठीक, क्योंकि ये एक नंबर का हो जाता है 3 नंबर। बट डोंट वरी, इसका भी बच्चों सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि इन सब का भी जो उत्तर होता है वो पैसेज में ही होता है, ये वोकैबुलरी से होते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन्स, मतलब ये जो शब्द हैं, ठीक, इनका जो अर्थ है वो और किसके होता है, ठीक, यानी ये जो आपका दिया गया है बच्चों, इनमें से किसके मतलब ये सब चीज होता है। जैसे इसमें क्या कहा गया है कि देखिए मैं कह रहा, इसमें कह रहा थ्रस्ट इन मतलब जोर देना, डालना, ठीक, प्रभाव डालना, वही जो अभी ऊपर देखा। और उसके बाद यहाँ पे टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, तो भाई टेंडेंसी का मतलब होता है ये चीज जो आपका दिख रहा है, टेंडेंसी का मतलब इंक्लिनेशंस यानी झुकाव, ठीक। और तीसरा है कंसोलेशन का मतलब शांति। तो मिल गया ना। अब हम करेंगे क्या बच्चों, ये सबका सब तो मिल गया भाई। जैसे पहले का थ्रस्ट इन का मतलब होता है जोर देना, तो भाई यहां पर जो इंसर्ट का मतलब है जोर देना, ठीक। दूसरा है टेंडेंसी का मतलब झुकाव, तो भाई किसके मतलब इंक्लिनेशंस का मतलब झुकाव। फिर है कंसोलेशन का मतलब शांति, तो भाई यहां पर है ना सोलेस का मतलब शांति। तो मिल तो गया ना बच्चों। अब हम इसको इजिली कर सकते हैं भाई, इसके मतलब हमने बताया इंसर्ट है, ठीक, मतलब सबका अर्थ आपको दिया रहेगा, बस उसी में बस इसका थोड़ा अर्थ समझना होता है और थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। बाकी आपको परेशान नहीं होना, 12 नंबर तो वैसे भी श्योर हैं। टेंडेंसी का मतलब झुकाव, तो यहां पर क्या होता है इंक्लिनेशन। तो कंसोलेशन का मतलब होता है शांति,
तो सोलेस, सोलेस का मतलब शांति। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से आपको क्या करना, आंसर करना। कोई भी पैसेज हो बच्चों, कैसा भी हो, अपने को उससे क्या मतलब भाई, अपने को तो बस उसी में से ढूंढकर लिखना होता है, इसलिए बच्चों ये आसान होता है। बात समझ में आई? चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हमने बताया ना, प्रैक्टिस पर आधारित है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस देन यू कैन डू एवरीथिंग। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर के कोई भी चीज है पॉसिबल है। ठीक, चलिए बच्चों दूसरा है कि भाई दूसरा जो होगा वो सेक्शन बी होगा बच्चों, ये 10 नंबर का होगा। ये 10 नंबर होगा सेक्शन बी में, मतलब ये पहला वाला क्वेश्चन। ठीक, पूरा अकेले नहीं, ये जो पहला क्वेश्चन है ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। क्या चीज? तो क्वेश्चन होगा बच्चों आपका आर्टिकल, कि राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट, कितने वर्ड्स में बच्चों? 100 से 150 वर्ड्स। ठीक, 100 से 150 शब्दों में क्या करना है आपको? किन्हीं एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखना है बच्चों, तो जैसे टॉपिक आपके सामने है, पहला कह रहा कि रोल ऑफ मदर इन फैमिली, कि भाई परिवार में माँ का क्या रोल होता है। दूसरा है कि यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट, कि आज की जो युवा पीढ़ी है भाई, ये बात करें किसी देश के विकास में इनका क्या अहम रोल होता है। ठीक, या क्या भागीदारी होती है। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ डेली एक्सरसाइजेस, कि डेली व्यायाम करने के क्या फायदे होते हैं। ठीक, तो ये आपके कुछ टॉपिक हैं, तो इनमें क्या करना है भाई, आपको किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे बच्चों। आर्टिकल में आपको हेडलाइन बनाने की जरूरत है नहीं, हेडिंग वगैरह बनाने की जरूरत है नहीं। तो यहां पर हमने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को रखा है, उसमें है कौन? रोल ऑफ मदर इन फैमिली, कि भाई परिवार में माँ का क्या दर्जा है, यानी माँ का क्या स्थान होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रीवियस ईयर के देखेंगे तो 3 से 4 वर्षों में लगातार इसको पूछा गया है। 2023 में भी पूछा गया था। ठीक, कि रोल ऑफ मदर इन फैमिली, या कहेगा रोल ऑफ मदर इन सोसाइटी। ठीक, इस तरह से पूछता है। लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, एकदम सिंपल है, क्लियर हो जाएगा। अगर आप तक भाई आपने अगर इसके पहले नहीं देखा है, डोंट वरी, आज के बाद आपको कुछ और देखना भी नहीं पड़ेगा। हम एक्सप्लेन करेंगे अर्थ के साथ, इसलिए चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। कि वुमेन इज ए गॉड्स मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑन अर्थ, जो वुमेन है यानी औरत, औरत इस पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा रचित मतलब एक सुंदर रचना है। ठीक, कह रहा वुमेन इज ए गॉड्स मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन, कि भाई मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन का मतलब रचना, ऑन अर्थ मानी पृथ्वी पर, कि जो औरत है ईश्वर के द्वारा, ठीक, यह ईश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर रचित सबसे सुंदर रचना है। ठीक, इन शॉर्ट हम थोड़े शब्दों में कहें तो एवरीथिंग गुड इन दिस वर्ल्ड कम्स फ्रॉम वुमेन, मतलब हम अगर थोड़े शब्दों में कहें तो हर एक अच्छी चीज जो है वो एक औरत के माध्यम से ही आती है। आगे लिखेंगे बच्चों कि वुमेन प्लेस, यानी वुमेन क्या करती, प्लेस यानी खेलती है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग एवरी रोल माने हर एक रोल को विथ परफेक्शन, यानी बड़े ही अच्छी तरीके से, मतलब जो औरत एक औरत होती है वो लगभग हर एक रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाती है। इन विच, जिसमें मदर्स रोल इज यूनिक, जिसमें माँ का रोल सबसे अद्भुत है। ठीक, यानी जब कोई महिला या जब कोई औरत मां बन जाती है तो वो उसका जो मां का रोल होता है वो दुनिया में सबसे अहम रोल होता है, सबसे यूनिक होता है। आगे लिखेंगे बच्चों कि मदर इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, मतलब इन दिस वर्ल्ड इन द लाइफ ऑफ एवरीवन। ठीक, कि जो मां है, ठीक, मां तो मां होती है भाई, मां के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, दुनिया भर में हर जगह लिखा गया है। आप भी जानते हैं कि भाई माँ तो माँ है, कि मदर इज यूनिक, माँ जो है यूनिक मतलब अद्भुत है। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इन द लाइफ ऑफ एवरीवन, यानी हर किसी के जीवन में, एज अ लिविंग गॉडेस, यानी एक जीवंत देवी के रूप में, हु ऑलवेज, जो सदैव, टेक्स ऑल द पेन्स, मतलब सदैव क्या करते हैं, सारे दुख को मतलब हर लेती हैं, टेक्स मतलब ले लेती हैं। ठीक, कहा गया भाई, हाँ, हर चाइल्ड यानी बच्चों के, एंड गिफ्ट्स, और देती हैं लव्स एंड केयर, मतलब प्रेम। देखिए बहुत ही सुंदर भाई इसमें लिखा गया है, कहा गया है बच्चों कि मदर इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड इन द लाइफ ऑफ एवरीवन, कि जो माँ है,
ठीक, इस पृथ्वी पर हर किसी के जीवन में जो माँ का दर्जा है, मतलब हर किसी के जीवन में जो माँ है वो क्या है, यूनिक है। एज अ लिविंग गॉडेस, लिविंग गॉडेस का मतलब एक जीवित देवी के रूप में, ठीक, मतलब इस पृथ्वी पर माँ क्या है, एक जीवित देवी के रूप में है। और साथ ही साथ कह रहा है कि जो क्या करती हैं, ऑलवेज टेक ऑल द पेन्स ऑफ हर चाइल्ड, जो सदैव अपने बच्चों के दुख को हर लेती हैं, एंड गिव्स लव्स एंड केयर, और सदैव क्या उनको प्रेम देती हैं, यानी प्यार देती हैं और देखभाल करती हैं। आगे लिखेंगे बच्चों कि सी इज वन, मतलब वह इकलौती ऐसी होती है हु स्पेंड हर स्लीपलेस नाइट, कि जो क्या है कि भाई अपनी पूरी रात बिना सोए बिता देती हैं, ड्यूरिंग आवर सिकनेस, यानी हमारी बीमारी में, एंड अदर बैड डेज, और बुरे दिनों में। भाई अगर हम बीमार होते हैं तो माँ पूरी रात नहीं सोती है, और भाई जब भी हमारा दिन बुरा हो, जब हमारा दिन बहुत ही बुरा गुजर रहा हो, बहुत ज्यादा परेशानी हो, तो दुनिया साथ छोड़ देगी बच्चों, लेकिन माँ, भाई माँ तो माँ होती है। वही चीज कहा गया है कि भाई माँ तो वो है कि जो हमारी बीमारी में पूरी रात बिना सोए बिता देती हैं, और साथ ही भाई हमारे बुरे दिनों में भी क्या हमारा साथ देती हैं। सी इज आवर फर्स्ट टीचर, वो हमारी पहली अध्यापक हैं। हु टीचर्स, जो पढ़ाती हैं, अस माने हमको, एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, जीवन के हर एक पड़ाव को, मतलब माँ हमें जीवन के हर एक पड़ाव के बारे में सिखाती हैं। आगे कह रहा है मदर टीचर्स, माँ सिखाती हैं, अस माने हमको, ऑलवेज बी इन डिसिप्लिन, हमें अनुशासन में रहना, बिहेव इन वेल मैनर, और अच्छे तरीके से व्यवहार करना। कि जो माँ है हमें सदैव क्या है, अनुशासन में रहना सिखाती हैं। ठीक, माँ हमें क्या करती है, अनुशासन में रहना सिखाती है, और साथ ही साथ अच्छे व्यवहार करना सिखाती हैं। आगे लिखेंगे बच्चों कि विदाउट ए प्लेस फॉर वर्शिप इन द होम पीस कैन नॉट बी, कह रहा है कि विदाउट ए प्लेस, मतलब एक स्थान, फॉर वर्शिप यानी पूजा के लिए, ठीक, इन द होम माने घर में, ठीक, यहाँ पे प्लीज लिखा है, पीस होगा बच्चों, PEAC, पीस कैन नॉट बी, कह रहा है कि जिस तरह से भाई घर में अगर पूजा घर ना हो, यानी पूजा का करने का स्थान ना हो, तो घर में शांति नहीं होती है ना, पूजा घर में शांति होती है, आप भी जानते हैं। वही चीज कह रहा है कि भाई बिना घर में, पूजा घर के शांति नहीं होती है। द सेम वे, इन द सेम वे, यानी ठीक उसी तरह से, विदाउट मदर, यानी बिना माँ के, होम डज नॉट सेम लाइक अ होम, कि बिना माँ के घर घर नहीं होता। बहुत अच्छी बात कही गई है भाई, कि जिस तरह से अगर घर में पूजा घर ना हो तो शांति नहीं होती है, ठीक उसी तरह से अगर घर में माँ ना हो तो घर घर नहीं होता है। क्योंकि बच्चों जब भी हम घर आते हैं, कहीं से भी हम घूम कर आएंगे, कहीं से टहल कर आएंगे, कहीं यात्रा पे गए आएंगे, हमारे मुंह से सबसे पहले, भले हम चाहे जिसको जितना प्यार करें, जितना लगाव हो, भाई बहन सबसे, पप्पा जी से भी, लेकिन हमारे मुंह से जो पहला शब्द निकलता है, माँ कहाँ है ना। आपके साथ भी होता होगा, घर पहुंचेंगे तुरंत आप पूछेंगे कि भाई माँ कहाँ है, किसी से पूछते हैं कि अम्मा कहाँ है ना, मम्मी कहाँ है, ठीक, मोहम कहाँ है, वॉट एवर जो आप बोलते हो, ठीक, वही चीज कह रहा है। आगे कह रहा है कि सी इज द ओनली पर्सन, वो इकलौती एक ऐसी मतलब पर्सन है, हु मेंटेन्स, जो मेंटेन करती है, यानी बनाए रखती है, ऑल द सिस्टम माने पूरी व्यवस्था को, एंड डिसिप्लिन अनुशासन को, इन द फैमिली परिवार में, यानी माँ ही एक ऐसी इकलौती होती है जो घर में क्या करती हैं भाई, घर की व्यवस्था को मेंटेन रखती हैं और घर में अनुशासन बनाए रखती हैं। यानी पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी होता है भाई, वो माँ के कंधे पर होता है, यानी माँ से ही पूरा परिवार होता है। सीधी सी बात है बच्चों, ठीक है। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा बच्चों ये आपका आर्टिकल है, ठीक, बहुत ही प्यारा सा। अब इससे इजी तो आपको कहीं मिल भी नहीं सकता है, भले आप चाहे जहां ढूंढिए बच्चों, ठीक, आई थिंक इससे ज्यादा आसान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, तो ये हो गया आपका आर्टिकल। आर्टिकल के बाद तीसरा जो क्वेश्चन होगा बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है लेटर, मतलब लेटर का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लेटर का, जो तीसरा क्वेश्चन होगा ये भी पूरे 10 नंबर में आएगा। कितने नंबरों में पूछा जाएगा, तो पूरे के पूरे 10 नंबरों में, ठीक। आपका जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में
एक आर्टिकल और एक लेटर, यही दो टॉपिक होंगे और 10-10 यानी 20 नंबर। सेक्शन बी में 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन ए में कितना 15 नंबर का एक इकलौता क्वेश्चन था। तो यहां पर दो आपके आर्टिकल हैं, सॉरी लेटर हैं। कह रहा है पहला है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द इल इफेक्ट ऑफ द वीडियो गेम्स। इसमें कह रहा है कि भाई किसी न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखिए और जो वीडियो गेम है ना इसकी बुराइयों के बारे में क्या करना है भाई, उजागर करना है कि भाई वीडियो गेम खेलने के क्या साइड इफेक्ट हैं, इससे कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, ठीक, हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक, बच्चों की मानसिकता कैसे बदलती है, इनके बारे में। यानी सिंपल सी बात है कि भाई इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में, ठीक, इल इफेक्ट मतलब दुष्प्रभाव के बारे में बताना है कि वीडियो गेम से क्या दुष्प्रभाव होता है। और आर करके बच्चों अथवा में भी एक आपका देगा कि राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि भाई अपने क्या करना है कि आपको अपने सिटी के मेयर साहब को, हिंदी में मेयर को महापौर कहते हैं, तो मेयर साहब को एक लेटर लिखना है और क्या करना भाई, किसके बारे में, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि जो सॉलिड वेस्ट का मतलब ठोस अपशिष्ट, यानी जो कूड़ा करकट होता है, जो कचरा होता है, तो कचरा जो आपके क्षेत्र में जमा हो गया है या गली में मोहल्ले में, ठीक, और उस मतलब कूड़े करकट या कचरा से छुटकारा आपको पाना है कि भाई इसकी साफ सफाई करना है, इसके लिए मेयर साहब को लेटर लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चों, चलिए हम बताते हैं, ठीक। तो यहां पर हमने लिख लिया है भाई मेयर साहब के लिए लेटर, मेयर साहब के लिए लेटर लिखा है। तो आपका टॉपिक है, देख रहे हैं कि राइट अ लेटर टू द मेयर अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि मेयर साहब को ठोस पदार्थों मतलब ठोस अपशिष्ट पदार्थों, जैसे मतलब जिसमें पन्नी होती है ना, पॉलीथीन, बोतल और जो छिलके फलों सब्जियों के सड़े हुए छिलके हो जाते हैं, यानी जो कूड़ा करकट होता है वो चीज, तो उससे छुटकारा पाना है, ठीक। तो लिखेंगे बच्चों, ध्यान देना, हमने पहले ही बताया है, सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले होता है बच्चों सेंडर एड्रेस। यहां पर आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे, यानी भेजने वाले का पता सबसे पहले, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले भेजने वाले का पता तो गोविंदपुर प्रयागराज, या फिर आप XYZ कोई नाम लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके नीचे डेट मेंशन करना है, दूसरी लाइन पे डेट, और भाई इन दोनों के बीच में बच्चों आपको एक ब्लैंक लाइन यानी एक लाइन छोड़ देना है, ठीक। यहां जगह की कम होने की वजह से, ठीक, प्लेस कम है इसलिए हमने गैप नहीं किया है, लेकिन आपको करना है, आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे यानी भेजने वाले का पता, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे डेट, और डेट इस तरह से मेंशन करना है, ऐसे नहीं लिख देना है कि भाई इस तरह से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, नो, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। डेट आपको इस तरह से लिखना है 12 मार्च इतना इतना, फिर कुछ भी, फिर उसको लिखने के बाद फिर आप एक ब्लैंक लाइन छोड़ देंगे, फिर उसके बाद आप यहां पे तीसरी लाइन में लिखेंगे रिसीवर एड्रेस, ठीक। इतना याद रखना, ये तरीका होता है बच्चों लेटर लिखने का। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, डेट मेंशन करना है, फिर रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस बोले तो प्राप्त करने वाले का पता, तो लेटर आपका कौन प्राप्त कर रहा है, तो भाई मेयर साहब, तो लिखा है द मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक। तो ये समझ में आया, तो इस तरह से लिखना है, ठीक। अब उसके बाद बच्चों फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक, उसके भी एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, मेन टॉपिक जो होता है हमारा क्या है, तो अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि ठोस पदार्थों का निस्तारण करना है, वो चीज हमने मेंशन कर दिया। फिर आप इसके नीचे लिखेंगे डियर सर। डियर सर लिखने के बाद यहां से मत शुरू हो जाइएगा, नहीं यहां से ऐसे सामने से कर दो, नो बच्चों ये गलत तरीका है। आपको डियर सर कॉमा करने के बाद इसके नीचे से लिखना है, ठीक, इसके नीचे से लिखना है। अब आप शुरू करेंगे, ठीक, मान लेते हैं कि आपको ये नहीं पता, इतना भी छाप दोगे ना 1-2 नंबर मिल जाएंगे। अब लेटर का तरीका चेंज हो गया है, ठीक है, क्योंकि लेटर आपका 2 से 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक, जिसमें आपको पार्ट पार्ट करके ऐसे नंबर मिलता है। तो इतना भी अगर आप छाप दिए, थोड़ा बहुत इसमें कुछ भी लिख दिए बच्चों, तब भी आपको मिल जाएंगे 5 से 6 नंबर, ठीक। इसकी खास बात यही है। अब यहां से डियर सर हमने लिखा क्या है, ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल है, इससे आसान लेटर आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। लिखेंगे क्या बच्चों कि आई एम XYZ ए रेसिडेंट ऑफ गोविंदपुर प्रयागराज, कि मैं XYZ प्रयागराज का एक निवासी हूं,
एकदम सरल शब्दों में कि मैं XYZ प्रयागराज का एक निवासी हूं। आई एम राइटिंग दिस लेटर, कि मैं ये लेटर लिख रहा हूं टू यू, आपको, अबाउट इश्यू ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी ठोस पदार्थों का निस्तारण करने हेतु। यानी मैं ये लेटर आपको ठोस पदार्थों के निस्तारण के संबंध में लिख रहा हूं कि जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं मतलब उनका निस्तारण किया जाए। आगे लिखेंगे कि पीपल इन आवर सोसाइटी have been throwing the garbage on the roads। कह रहा है कि पीपल इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं, have been throwing यानी फेंक रहे हैं, the garbage यानी कूड़े को, on the roads सड़कों पर, and society parks और जो सोसाइटी पार्क हैं। ठीक, यानी हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं, हमारे इलाके के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो कूड़ा है भाई उस कूड़े को रोड पर और सोसाइटी पार्क में ऐसे ही फेंक देते हैं। आप सिटी में देखे होंगे ना, जिम्मेदार लोग उतने नहीं होते हैं, है ना, कुछ होते हैं बोलते हैं अरे यार आएगा कचरा उठाने वाला, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए ना। वो छत से ऊपर से इसे फेंक देंगे पॉलीथीन में, जानवर खा रहे हैं, ठीक भाई, उनमें फूड पॉइजन हो जा रहा है, बहुत सारी मतलब गलसुआ वगैरह खतरनाक बीमारी हो जाती है जानवरों में, जो गाय वगैरह खा लेती हैं, मर जाती हैं। ठीक, तो यही चीज होता है। आगे लिखेंगे बच्चों की मेनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवर, लाइक काउस जैसे गाय, डॉग्स मतलब कुत्ते, एंड अदर स्ट्रीट एनिमल और अन्य जो गली के जानवर, ईट दीस प्लास्टिक्स, इन प्लास्टिक को खा लेते हैं, एंड डाई और मर जाते हैं। वही बात आई ना, हमने बताया कि भाई जब गांव के मतलब सोसाइटी के लोग जब कूड़े को ऐसे ही रोड पर फेंक देंगे तो इससे क्या होंगे, बहुत सारे जो जानवर हैं जैसे कि गाय है, कुत्ता है और अन्य गली के जो जानवर हैं इन प्लास्टिक को खा लेते हैं और मर जाते हैं। आगे लिखेंगे कि द सैनिटेशन वर्कर्स डू नॉट डू दियर ड्यूटी प्रॉपरली। जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, सैनिटेशन वर्कर मतलब वही जी साफ सफाई करके ब्लीचिंग वगैरह छिड़काव करने वाले, ठीक, जो सैनिटेशन वर्कर हैं वो ठीक तरीके से, प्रॉपरली बोले तो ठीक तरह से अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं, यानी अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं करते हैं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं चाहता हूं कि आप तत्काल कोई एक्शन लीजिए। एवरीवन इज इन, कहां गया भाई, हाँ, बैड शेप बिकॉज ऑफ द स्मेल्स। हर कोई क्या है, क्योंकि हर कोई क्या है भाई कि बदबू, मतलब हर किसी का बदबू से बुरा हाल है। ठीक, एवरीवन इज इन ए बैड शेप बिकॉज ऑफ स्मेल, कि हर किसी का बदबू से बुरा हाल हो गया। जाहिर सी बात है दुर्गंध से भी बीमारियां फैल रही हैं। ठीक, आगे लिखेंगे बच्चों की आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मैं बड़ा ही बेसब्री से आपके द्वारा लिए गए एक्शन का इंतजार करूंगा, यानी मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि आप जल्द से जल्द कोई तत्काल एक्शन ले लीजिए। ठीक, उसके बाद योर्स फेथफुली, आपका हितकारी XYZ। इस तरह से आप एक कंप्लीट लेटर लिख पाओगे और आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। तो बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, पिछले साल इसको नहीं पूछा गया इसलिए संभावना कुछ ज्यादा ही है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। यहां से अब शुरू हो जाएगी आपके सेक्शन सी की। ठीक, सेक्शन सी बोले तो ग्रामर, सेक्शन जो सी होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका, ग्रामर होगा। ठीक है, सेक्शन सी क्या होगा, ग्रामर होगा। अब सेक्शन सी के अंतर्गत ठीक आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना है, क्योंकि जो सेक्शन सी है, जो सेक्शन सी है यही सबसे अहम होता है, क्योंकि बच्चों इसमें अगर आपको आ रहा है तो आप टिक करोगे, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि इसमें तुक्का से काम चलने वाला है नहीं। और ये सेक्शन ऐसा होता है कि भाई इसमें आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है और पूरे नंबर आपके जेब में। जैसे भाई सेक्शन सी ग्रामर का होता है, यहां से चौथा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द, कह रहा है कि द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, कि जो दिए गए हैं, ये जो आपके ये प्रश्न दिए गए हैं इनका सही विकल्प कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि द साइनोनिम ऑफ एब्ज्योर इज, एब्ज्योर का साइनोनिम, साइनोनिम बोले तो होता क्या है, पर्यायवाची। ठीक है, समानार्थी। साइनोनिम क्या हो जाएगा, एब्ज्योर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, एडॉप्ट हो जाएगा,
एम्ब्रेस हो जाएगा या फिर रिट्रैक्ट हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। देख ले रहे हैं भाई तैयारी कैसी चल रही है। आप लोग को कमेंट करना है कि ये का मतलब इसका सही विकल्प कौन सा होगा, आपके लिए छोड़ रहे हैं। और कमेंट जरूर करिएगा बच्चों, ऐसा नहीं कि भाई नहीं करिएगा कमेंट। अगला क्वेश्चन चलिए, कह रहा द एंटोनिम ऑफ अप्रोच। अप्रोच का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम बोले तो की बार भाई विलोम की बात कर रहा है, तो भाई एंटोनिम यानी विलोम। अप्रोच, अप्रोच का मतलब क्या होता है भाई? अप्रोच का मतलब पहुंचना, ठीक है ना, लगाओ। तो अप्रोच का एंटोनिम क्या है? एडवांस या फिर रिमूव या फिर डिपार्ट या फिर रेस्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? अप्रोच का मतलब पहुंच जाना, यानी पहुंच जाना, ठीक है ना। तो एडवांस का मतलब होगा नहीं, एडवांस अतिरिक्त। रिमूव का मतलब हटा देना, ठीक, ये भी नहीं होगा। डिपार्ट का मतलब छोड़ देना, छोड़ देना, छोड़ देना। डिपार्ट का मतलब छोड़ देना। अप्रोच का मतलब पहुंच जाना और डिपार्ट का मतलब विदा ले लेना यानी छोड़ना, ठीक। और रेस्ट का मतलब आराम करना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि द फ्रेज गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ जो फ्रेज है, ठीक, मुहावरा, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? गेट रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। तो आपके ऑप्शन है टू डिस्पोज ऑफ समथिंग, ठीक, टू किल समथिंग और समवन, टू शो समथिंग या टू गिव अवे द थिंग्स यू लव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? टू डिस्पोज ऑफ समथिंग, यही हो जाएगा, ठीक, डिस्पोज ऑफ समथिंग, ठीक, ये है गेट रीड ऑफ यानी छुटकारा पाना। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज से छुटकारा पा जाना। बात समझ में आई? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो ये आपके साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह ये चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और सब बच्चों 2-2 नंबर के होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ, ठीक, अपने आप यानी खुद को खत्म कर लेना क्या कहलाता है? यानी अपने आप से खुद को खत्म कर लेना क्या कहलाता है? होमिसाइड, ठीक, जेनोसाइड, सुसाइड या फिर रेग्रिसाइड। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक, या अनेक मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है, ठीक। तो होमिसाइड होगा नहीं भाई, जेनोसाइड नहीं होगा, सुसाइड। सुसाइड का मतलब आत्महत्या। तो भाई खुद को मार लेना क्या होता है? आत्महत्या होता है ना भाई। जब दूसरे को मारते हो वो मर्डर होता है, लेकिन यहां पर खुद को मार लेना वो आत्महत्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर 2 days, कि मैं ये पत्र 2 दिन से लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग दिस लेटर। अब बताइएगा बच्चों इसमें त्रुटि कहां है? बोल रहा है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। कह रहा है कि इस शब्द में बच्चों एरर कहां पे है, ठीक, इस शब्द में एरर कहां पे है? भाई आई एम में एरर है कि फॉर में एरर है कि टू में एरर है कि डेज में? तो सीधी सी बात है बच्चों, एकदम साफ साफ दिख रहा है। यहां पर आई हैव बीन राइटिंग होगा फॉर टुडे। फॉर और सिंस या फॉर किस में लगता है? ठीक, आपने अच्छे से पढ़ा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई एम ना होकर के आई हैव बीन, ठीक है ना, आई हैव बीन राइटिंग दिस लेटर फॉर 2 days। तो एरर इसमें है पहले वाले में, ठीक। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन रसगुल्लों क्या होगा? अगला जो क्वेश्चन होगा यहां से भी सारे क्वेश्चन मजेदार होंगे। इसमें होगा क्या? तो भाई यहां से अब आपके नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स ये सब शुरू होते हैं। कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू इनडायरेक्ट स्पीच, कि भाई ये दो हैं, किन्हीं इन दोनों में किसी एक को मतलब एक को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। वहां पर भी सेम इतना ही क्वेश्चन आएगा। हमने पूरा का पूरा यूं समझिए पेपर ही बता रहे हैं बच्चों, ठीक, पूरा का पूरा पेपर ही आपको हम दे रहे हैं। तो वहां पर भी 2 होगा और 1 करना होगा, बट हम आपको सब बताएंगे, लेकिन आपको वहां पर केवल 1 करना होगा। कह रहा है कि हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा, ब्रेवो, शाबाश, यू हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, कि भाई कह रहा है कि उसके पिता ने कहा, उसके पिता कोई थर्ड पर्सन है भाई, उसके पिता ने कहा पीठ थपथपाते हुआ कि जिया हो करेजा, ठीक, कि तुमने क्या किया है कि 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर
गेन किया है। तो इसमें भाई ये देखिए ब्रेवो शब्द आ गया बच्चों। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो यूं समझिएगा ये है क्या, तो ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क के बारे में, ठीक, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मय सूचक जो वाक्य होते हैं उनमें से। तो यहां पर सिड या सिड टू को याद रखना, जब भी बच्चों यहां आह, उई, ओह, हुर्रा, ब्रेवो, ऐसे, ओहो, ये सब अगर वर्ड्स यहां पर आए और पीछे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, देन ऐसी सिचुएशन में सिड या सिड टू को आपको एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, मतलब सेंस के अनुसार जो भाव कहे। यहां पर खुशी की बात है तो जॉय लगाएंगे, दुख होता तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लगाते, आश्चर्य वाली बात होती तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लगाते। बात समझ में आई? हम करेंगे क्या बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे कि हिज फादर exclaimed, हिज फादर exclaimed with joy, कि उसके पिता भाई खुशी से चिल्ला पड़े, ठीक है, ये चीज है exclaimed with joy। अब यहां पर भाई इसको लगाने की जरूरत है नहीं। अब दैट अब यहां पे यू, तुमने अच्छा नंबर पाया, किसको कह रहे हैं, ये अपने बेटे को कह रहे हैं, तो भाई ये हो जाएगा दैट ही हैज या हैव हैड हो जाएगा, ही हैड सिक्योर्ड, उसके बाद भाई गुड मार्क्स बाकी इन 3 सब्जेक्ट्स, ये चीज हो जाएगा, ठीक। हिज फादर exclaimed with joy that he had secured good marks। जब बच्चों यहां का आप कर्म ना हो, यहां पर आप ध्यान देना ऑब्जेक्ट ना हो और यहां का सब्जेक्ट यू हो, ऐसी सिचुएशन में आप यहां पर थर्ड पर्सन ही या सी का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या हम ही या सी का ही इस्तेमाल करेंगे। भाई यहां पर होता हर फादर तो हम यहां पर सी लगा देते, हिज फादर है इसका मतलब लड़का है तो ये लगा दिया। चलिए समझ में आया कुछ? चलिए बच्चों अब देखते हैं, कह रहा है कि द टीचर सेड टू महेश, टीचर ने महेश से कहा कि व्हाई हैव यू स्टोलन हर पेन, कि तुमने उसकी कलम क्यों चुराई। तो ये आपका भाई इंट्रोगेटिव है ना, क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है, ये आपका इंट्रोगेटिव वाला है बच्चों। तो इंट्रोगेटिव में ध्यान से समझिए, पहले करेंगे क्या, तो भाई लिखेंगे द टीचर सिड या सिड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, इतना तो करना है। जब भी इंट्रोगेटिव आ जाए आंख मूंद कर सिड या सिड टू को आस्क्ड। लेकिन एक चीज और, यहां पर बच्चों अगर WH से शुरुआत हो तब कंजक्शन हम वही लगा देते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो तब हम या इसको हटाकर इफ या वेदर लगाते हैं। इतना याद रखना, हमने क्या बोला कि अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब होता, पहले हैज, हैव, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वेयर कुछ भी होता, तब यहां पर इस इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद हम इफ या वेदर लिखते, दोनों को जोड़ने के लिए। लेकिन यहां पर अगर WH से शुरुआत हो जाए तब इसको कंजक्शन के ही रूप में रख देते हैं। तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड महेश, ठीक। अब उसके बाद इसको कंजक्शन ही बना देंगे कि व्हाई, भाई अब कर्ता ढूंढेंगे, व्हाई यू किसको कह रहे हैं, मनीष मतलब महेश को कह रहे हैं, तो ही हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाई ही हैज, हैव, हैज, हैड हो जाएगा, ही हैड स्टोलन। अब हर पेन है तो भाई हर लड़की है तो लड़की की कलम है तो लड़की की ही रहेगी। अब ऐसा तो है नहीं लड़के की कलम बन जाएगी, नहीं, वो लड़की की कलम चुराया है, ठीक है ना। कितना बड़ा चुट्टा है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कि किसी एक को क्या करना है, अपने को बदलना है बच्चों, किसी एक को बदलना है, ठीक। कह रहा है कि प्रेमचंद्र रोट गोदान, ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी राइटर, ठीक। आगे लिखा है सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना। देखिए समझिए बोल क्या रहा है बच्चों, आप सेंस समझ गए ना, एकदम पिक्चर आसान हो जाती है। कि प्रेमचंद्र रोट गोदान, कि जो मुंशी प्रेमचंद्र है उन्होंने गोदान लिखा है, और ही वॉज कह रहा है ए ग्रेट स्टोरी राइटर, वह एक महान कहानीकार हैं, ठीक है ना। यानी वो एक महान क्या है, कहानीकार, यानी कहानी लिखने वाले, स्टोरी राइटर मतलब कहानीकार। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो हम बनाएंगे बच्चों यहां से पूरा ये उठाएंगे, पहले पार्ट लिखेंगे
कि द ग्रेट स्टोरी राइटर, द ग्रेट स्टोरी राइटर मतलब महान कहानीकार कौन, ठीक ठीक, एक मिनट लिखेंगे बच्चों द ग्रेट स्टोरी राइटर, फिर उसके बाद लिखेंगे प्रेमचंद्र, फिर उसके बाद यहां पर रोट गोदान, ठीक। तो क्या हो गया, द ग्रेट स्टोरी राइटर कि महान कहानीकार प्रेमचंद्र जी ने गोदान की रचना किया। मिल गया ना, आसान है। या इसको आगे भी लिख सकते थे कि प्रेमचंद्र कॉमा करके द ग्रेट स्टोरी राइटर, ऐसे भी बना सकते थे कि प्रेमचंद्र द ग्रेट स्टोरी राइटर रोट गोदान, या फिर ऐसे कि द ग्रेट स्टोरी राइटर प्रेमचंद्र रोट गोदान कि महान कहानीकार प्रेमचंद्र जी ने क्या भाई किसकी रचना किया, गोदान की। गोदान गबन सेवा सदन ये लिखा था इन्होंने, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है भाई, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पीपल बेगिन टू रिसाइकल और दे जेनरेट मच लेस, कह रहा है कि ट्रेस। अब देखिएगा बच्चों, कह रहा है इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है कि पीपल बेगिन टू रिसाइकल कि लोगों ने रिसाइकल शुरू किया, और दे जेनरेट यानी उन्होंने उत्पन्न किया, मच लेस देन ट्रेस यानी जो कचरा, ठीक है ना, थोड़ी मात्रा में। तो यहां पर मतलब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो यहां पर सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल बच्चों आगे वेन लगा देंगे कि वेन। इसमें यही तो कह रहा है कि लोगों ने रिसाइकल शुरू किया और उन्होंने, वही कह रहा है कि दे जनरेट यानी उत्पन्न किया, मच लेस ट्रेस यानी थोड़ा कचरा। तो यहां पर वही चीज लिखेंगे कि जब लोगों ने रिसाइकल प्रारंभ किया या शुरू किया तो वो क्या है, अपेक्षाकृत थोड़ा कचरा निकला। तो यहां पर वेन, उसके बाद पूरा अच्छा, वेन पीपल बेगिन, ठीक, या बिगिन टू रिसाइकल, उसके बाद पूरा का पूरा, ठीक, कॉमा करने के बाद दे जनरेट पूरा का पूरा छाप दीजिए। केवल आगे वेन लगाना था और कुछ भी नहीं करता, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कैसे पहचानते हैं, ये अच्छे से बताया है कि किसमें क्या लगाते हैं, ठीक। तो वही चीज कह रहा है कि जब लोगों ने रिसाइकल शुरू किया तो भाई उन्होंने क्या किया, मतलब अपेक्षाकृत थोड़ा कचरा उत्पन्न किया, ठीक। तो इस तरह से समझ में आया बच्चों। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, चलिए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, ठीक। इसमें पहला है कि मिस्टर वर्मा इज द वाइजेस्ट मैन इन द कंपनी, और इसको बनाना है पॉजिटिव डिग्री। देखिए पॉजिटिव डिग्री में एज, पॉजिटिव का मतलब समानता, जहां पर समानता की बात होता है पॉजिटिव। राम इतना महान है जितना कि श्याम, ठीक, राम श्याम से महान है तो कंपैरेटिव डिग्री, राम सबसे महान है तो सुपरलेटिव डिग्री। तो इसको बनाना है बच्चों किसमें, भाई ये सुपरलेटिव में है, देखिए यस या एस टी लगा है, सुपरलेटिव में है, कन्वर्ट करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो कह रहा है कि मिस्टर वर्मा इज द वाइजेस्ट मैन इन द कंपनी, लेकिन अब देखिए यहां पर बनाना है पॉजिटिव डिग्री, हमें बनाना है बच्चों, लेकिन बनाते वक्त इस बात का भी ध्यान देना है कि इसका अर्थ ना बदले, अर्थ में कोई बदलाव ना, पूरा का पूरा इसका फॉर्म चेंज हो जाए लेकिन अर्थ में कोई चेंजिंग ना हो। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, यही तो लिखेंगे कि नो अदर मैन इज एज वाइज एज मिस्टर वर्मा, ठीक है ना, यही तो बनाएंगे ना बच्चों कि अन्य कोई व्यक्ति, नो अदर मैन इज एज वाइज, ठीक है ना, एज वर्मा इन द कंपनी, कि अन्य कोई व्यक्ति कंपनी में इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि मिस्टर वर्मा। तो बात तो वही आई ना कि भाई मिस्टर वर्मा सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों कि नो अदर, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस टाइप का, ठीक, ध्यान से समझना कि नो अदर मैन इन कंपनी
आप कंपनी पहले भी लिख सकते हैं, इन कंपनी एज वाइज एज मिस्टर वर्मा, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कंपनी बाद में भी लिख सकते थे कि नो अदर मैन इन कंपनी एज वाइज, ठीक है ना, कि हाँ वही चीज तो है, नो अदर मैन इन कंपनी इज एज वाइज, ठीक, या नो अदर मैन इज एज वाइज एज मिस्टर वर्मा इन कंपनी बाद में भी लगा सकते थे। इसके लिए कोई बच्चों पाबंदी नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि आगे क्यों लिखे पीछे क्यों लिखे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे कह रहा है कि दे क्लोज शॉप्स एट 8 PM, कि उन्होंने दुकान 8 बजे बंद कर दिया। तो इसको बनाना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई क्या है, शॉप्स, यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा जब इसको आगे लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, शॉप्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, शॉप्स, उसके बाद के दे क्लोज, तो ये हो जाएगा बच्चों शॉप्स आर क्लोज्ड, शॉप्स आर क्लोज्ड एट 8 PM बाई, दे का क्या हो जाएगा भाई, देम हो जाएगा। ठीक, कि शॉप्स आर क्लोज्ड एट 8 PM बाई देम, या ऐसे भी कर सकते थे, शॉप्स आर क्लोज्ड, ठीक, बाई देम एट 8 PM, समय बाद में रखते हैं, हम समय को बाद में रख सकते थे, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं। इसके लिए कमेंट मत करिएगा कि सर ये आगे होगा वो पीछे होगा, है ना, आप लोग कलाकार बहुत ज्यादा ही हो। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, भाई किसी एक को करेक्ट करना है, सब में एक को करना है, हमने तो सबको किया है लेकिन आपको वहां पर एक का करना है। ठीक, किसी एक को कलेक्ट कर, मतलब एक को करेक्ट करना है। तो मिस्टर महेश रॉय इज ए MP, ठीक है ना, MP बोले तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होता है ना। वो कह रहा है कि मिस्टर महेश रॉय क्या है, MP है। अब कह रहा है कि इसको सही करो, गलती कहां है, कहीं गलती दिख रही है बच्चों, क्या आपको गलती दिख रही है, भाई हमें तो नहीं समझ में आ रही गलती है, बिल्कुल है बच्चों, है। देखिए इसको सही कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे बच्चों कि मिस्टर महेश रॉय इज, भाई ए नहीं होगा एन होगा, जब भी किसी पद के लिए लगता है एन लगता है, एन MP। अब समझ में आया, बुद्धि खुल गई। चलिए अगला है कि व्हाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम, इसमें कहां गलती है, जाहिर सी बात है बच्चों ये गलती दिख रही है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा बच्चों कि व्हाई, इसका हो जाएगा व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम होगा, ऑफ हिम, ठीक, ऑफ होगा, फ्रॉम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जल्दी से छाप लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा किससे, होमोफोन से रिलेटेड। किससे बच्चों, होमोफोन। ठीक, जैसे कह रहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंसेस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। चलिए इसको कह रहा है कि ये जो दोनों जोड़ा दिए हैं इनको अपने शब्दों में, इन जोड़े में से किसी एक को अपने शब्दों में क्या करना है भाई, बनाना है। ठीक है, अपने शब्दों में लिख करके इसका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे सेल का मतलब क्या है, ठीक, और उसके बाद यहां पर सेल का मतलब क्या है, इस वाले सेल का मतलब क्या है, तो दोनों का एक मतलब ऐसे अलग अलग आपको समझाना है। तो इस सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है कोशिका, है ना, इस सेल का मतलब बच्चों कोशिका होता है। और इस वाले सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब ये होता है बेचना। तो आप कोई भी सेंटेंस बना लो, ठीक है ना, जैसे आप इसमें कोई सेंटेंस लिख सकते थे कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, कि जो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो या फिर आई सेल, ठीक, दिस पेन, कुछ भी लिख सकते थे। ठीक, मतलब मैं ये बेचता हूं, या आई सोल्ड, मैंने बेच दिया है। ठीक है ना, तो इस तरह से कुछ भी आप बना सकते हैं। अब उसके बाद बच्चों जैसे साइट है, साइट,
ठीक, वैसे वैसे थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में मत जाइए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, जो कहा गया है वही ध्यान दें। अब जैसे इसमें है तो भाई यहां पे एक साइट है, SIGHT, एक साइट है और दूसरा साइट है ना। साइट का मतलब क्या होता है, तो साइट का मतलब होता है दृश्य, कि दिस साइट इज वंडरफुल, कि ये जो नजारा है, ये जो दृश्य है बहुत ही अद्भुत है। इस वाले साइट का मतलब क्या होता है, ठीक, प्लेस, मतलब कोई स्थान की बात कर रहा है। एक साइट का मतलब बोलते हैं ना कि जैसे भाई आज इस साइट पर गए हैं काम करने, आज उस साइट पर गए हैं, इन्होंने ये साइट को देखा है, वो साइट को देखा है, तो साइट का मतलब एक प्लेस होता है। ठीक, ये चीज तो समझ में आ गया कि इस तरह से आपको अर्थ लिखना है। अर्थ नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन ऐसे लिख करके कोई आपको सेंटेंस बना देना है। कोई ऐसे सेंटेंस अपने इसमें बना देना है कि दिस साइट, ऐसे लिख देना, दिस साइट इज वंडरफुल, इज वंडरफुल। ठीक, वंडरफुल, तो ऐसे मतलब कोई बच्चों आपको एक सेंटेंस बना देना है बस, और कुछ नहीं। ठीक, जैसे ऐसे बना देना है कि भाई आई एम गोइंग ए न्यू साइट। ठीक, ए न्यू साइट, कि मैं एक नए साइट पर जा रहा हूं। इसी तरह इसमें भी आपको एक सेंटेंस मतलब बना देना है। ठीक है, आपके दो हैं भाई, दोनों जोड़ों में से किसी एक के बारे में बताना है आपको, यानी एक के बारे में ऐसे लिख देना है अच्छे से। चलिए, अब उसके बाद जो छठवां क्वेश्चन होगा बच्चों, ये 5 नंबर का होगा और ये होगा आपका अनुवाद। और अनुवाद के लिए हमने एक ही रामबाण तरीका बताया है, और वो रामबाण तरीका क्या है कि सबसे पहले आप कर्ता तलाश लीजिए, पहले ढंग से पढ़िए एक बार, सबका अर्थ आना चाहिए, मतलब सबकी जो मीनिंग है भाई, क्या क्या मीनिंग है, ठीक, उनकी मीनिंग तलाश सको। मीनिंग के बाद आप फटाक से पहले पकड़ेंगे कर्ता, कर्ता मिल जाए, कर्ता के बाद पीछे भागिए, क्या ढूंढना है अपने को, पीछे भाग करके क्रिया, मेन वर्ब है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम चल जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्टली आएंगे वर्ब वगैरह, फिर मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह, फिर ETC में पूरा छाप देना। जैसे कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र एक महान साहित्यकार थे और उनका जन्म लमही नामक ग्राम में या गांव में हुआ था। ठीक, आगे कह रहा है कि वह एक साधारण परिवार में जन्मे थे, फिर भी वे दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। वह कहानियां और उपन्यास लिखने में माहिर थे, यही कारण है कि उन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। हम भाई कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद, तो आप लिखेंगे पहले कि मुंशी, क्या करेंगे भाई, मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र कह रहा है कि हो गया, कर्ता हो गया, पीछे भागे वाज, तो यहां पर वाज लगाएंगे। मुंशी प्रेमचंद्र वाज थे, क्या थे, क्या थे भाई, एक महान साहित्यकार, तो ए ग्रेट राइटर लिख देंगे भाई, राइटर का मतलब यहां साहित्यकार हो गया, एक ग्रेट राइटर, एक महान साहित्यकार थे। आगे लिख रहा है कि उनका जन्म लमही नामक गांव में हुआ था, तो भाई यहां पर करता हो गया उनका जन्म, ही वाज बॉर्न, वो पैदा हुए थे कहां पे, इन लमही विलेज। ठीक, इन लमही विलेज, वो लमही गांव में पैदा हुए थे, है ना आसान। आगे है कि वह एक साधारण परिवार में जन्मे थे भाई, तो ही वाज बॉर्न इन ए ऑर्डिनरी फैमिली, कि एक साधारण परिवार में भी उनका क्या है, जन्म हुआ था। आगे कह रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि फिर भी वे दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, तो यहां कॉमा करके हम लोग इसे लिख सकते हैं, येट ही इज, ठीक, फेमस ऑल ओवर वर्ल्ड्स, संसार भर में फेमस है। आगे कह रहा है कि वह कहानियां और उपन्यास लिखने में माहिर थे, तो भाई लिखेंगे ही वाज एक्सपर्ट
एक्सपर्ट, ही वाज एक्सपर्ट, वो माहिर थे, ठीक, टू राइट यानी लिखने में, ठीक है, राइट क्या की भाई कह रहा, कहानियां और उपन्यास, तो स्टोरीज एंड नॉवेल्स, फिर आगे कह रहा है कि यही कारण है, दैट इज वाई मतलब यही कारण है, या दिस इज द रीजन, ऐसे भी आप लिख सकते थे, दैट इज वाई यही कारण है कि, दैट इज वाई यही कारण है कि उन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, तो लिखेंगे दैट इज वाई ही इज कॉल्ड, ही इज लिखेंगे बच्चों क्या, कॉल्ड, ही इज कॉल्ड द किंग ऑफ नोवेल्स, यही कारण है कि उन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, देखिए अब जरूरी नहीं है कि भाई हाँ यही है, इसमें तो कुछ भी आ सकता है। हम ये बता रहे हैं बच्चों कि आपको क्या करना है, मतलब सबसे पहले आपको कर्ता तलाश लेना है, पीछे आइए अपनी मेन वर्ब ढूंढिए, नहीं है डोंट वरी हेल्पिंग वर्ब से काम होगा, ठीक है, इतना याद रखना। फिर उसके बाद आप कर्म वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो आप ईटीसी जैसे किसे, क्या, कैसे, कहां, कब जो चलता है रूल, उसी को फॉलो करिए और फटाक से अपना बना लीजिए और 5 नंबर में पूछा जाता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाता है भाई सेक्शन डी। जी हां, अब सेक्शन डी जो अंतिम सेक्शन है, सेक्शन डी में होगा क्या, लिटरेचर बोले तो साहित्य। सेक्शन डी जो होता है इसमें आपके ध्यान से समझना, इसमें आपके प्रोस, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 7 आपका प्रोस मतलब ये पोएट्री नहीं होगा, वहां पे 7वां हो सकता है कि भाई प्रोस का हो, और प्रोस का ही होता है, उसके बाद पोएट्री होता है, लास्ट में सप्लीमेंट्री। तो इसका नंबर में आगे पीछे मत जाइएगा, ठीक है। ये सेक्शन डी में बच्चों आपका भाई 7वें पे हो सकता है प्रोज वाला क्वेश्चन दे दिया जाए, फिर 8वें क्वेश्चन पे आपका सप्लीमेंट्री आ जाए, पोएट्री आ जाए, तो इसके बारे में नहीं सोचना। हाँ इतना याद रखना कि सेक्शन डी में आपके सारे क्वेश्चन किताब से रहेंगे, आपके टेक्स्ट बुक से रहेंगे। जैसे भाई क्वेश्चन है कि रीड वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड कहां गया भैया, आई आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो एक आपका दिया गया है पैसेज, इस पैसेज को ढंग से पढ़िएगा, यानी ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक, और इससे संबंधित ये जो प्रश्न है बच्चों इनका उत्तर देना है अपने को। चलिए देखते हैं, इनका उत्तर देना है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है भाई ये पढ़ना है पहले आपको, ठीक है ना, ढंग से पढ़ लेना बच्चों। ये आपका 6 नंबर का आता है, 2-2 नंबर के, यानी 3 क्वेश्चन होंगे, 2-3 6, और इनका भी आंसर इसी में है। कह रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डस ओपन माउथ her face ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked। देखिए बोल रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ठीक, इसमें होता है बच्चों की जो माई मदर एट 66 आपका चैप्टर है, उसमें का ये पार्ट है, ठीक, वहां से ये लिया गया है स्टेंजा। इसमें ये कहा है, उसमें जो कवित्री है, ठीक, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी वो क्या है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, वो अपने घर से क्या है, कहां रवाना होती है, कोचीन के लिए। कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी शुक्रवार की सुबह को। यानी वो क्या है कि मतलब अपने माँ के घर से वो शुक्रवार की सुबह कोचीन के लिए रवाना होती हैं, यानी कार से जा रही होती हैं। और आयशा, फिर वो कहती हैं कि आयशा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, ठीक, बिसाइड मी, जो मेरे पास बैठी थी। आगे कह रहा कि डस का मतलब ऊँघना, ठीक है, जैसे ऊँघना, मुंह खुला रहना, है ना, वही चीज, जैसे ऊँघती रहती हैं बुजुर्ग लोग में, आपने देखा होगा बैठे बैठे ही नींद में रहते हैं, मुंह खुल जाता है, वही चीज। फिर ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस
लाइक, कह रहा हर फेस एस एन लाइक दैट, यानी कि उनका जो चेहरा था एस एन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, एक मतलब लाश की तरह था। यानी जो उनका चेहरा था एकदम लाश की तरह था कि मतलब चेहरे में कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है। एंड रियलाइज, और उन्हें ये एहसास हो गया। ठीक है, देखिए एस एन लाइक का मतलब होता है बच्चों एकदम राख हो जाना, खाक हो जाना। ठीक, विथ पेन यानी दर्द में, दैट कि सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक, कि वो वास्तव में उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितना कि वो दिखती हैं। ये चीज होता है, यानी ये आपका जिक्र किया गया है कि जो कवित्री होती हैं अपने माँ के साथ, ठीक, माँ के साथ क्या है कि कार में बैठकर कोचीन एयरपोर्ट के लिए रवाना होती हैं और वो देखती हैं कि उनके माँ, उनके जो उनकी माताजी हैं उनकी बगल में बैठी हुई हैं, चेहरे पर झुर्री पड़ी है, ठीक, मुंह खुला हुआ है, ऊँघ रही हैं, जो चेहरा है एकदम पीला पड़ गया है और जो उनके चेहरे की जो शेप है यानी बनावट है उस समय एकदम ऐसा लगता है कि भाई एकदम लाश की तरह हो गई हो। ठीक, वही चीज अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको चलिए देखते हैं। कह रहा कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, कि जो कवित्री है वो कहां जा रही थी। तो भाई जाहिर सी बात है ना, उत्तर मिल गया ना बच्चों कि कवित्री कहां जा रही थी, तो ये बोल रहा है ना कोचीन। तो लिखेंगे बच्चों वेयर की जगह पे हमारा काम हो जाएगा, तो लिखेंगे कि द पोएट वाज ड्राइविंग टू कोचीन, कि जो पोएट कवित्री थी वो कहां रवाना हो रही थी, कोचीन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोएट नोटिस्ड अबाउट हर मदर, कि जो कवित्री हैं उन्होंने अपने माँ के बारे में क्या गौर से देखा, यानी अपने माँ की तरफ ध्यान दिया, किसके बारे में क्या देखा। भाई वही चीज माँ की तरफ क्या देखा, जब माँ को देखती हैं तो वो डस मतलब ऊँघ रही होती हैं, ओपन माउथ है ना, ओपन माउथ मुंह खुला होता है, हर फेस एसन लाइक दैट, ठीक, ऑफ ए कार्ड्स यानी जो चेहरा होता है एकदम पीला पड़ा गया होता है, मतलब एक लाश की तरह से एकदम बेजान पड़ा होता है। चलिए अब इसको थोड़ा अपने से बनाकर लिखते हैं। पहले इतना लिख लेंगे बच्चों कि लिखेंगे कि व्हेन बोल रहा है कि व्हेन पोएट नोटिस्ड हर मदर, कि जब कवित्री ने अपनी मां की तरफ देखा, ठीक है, हर मदर, उसके बाद लिखेंगे देन, ठीक, तब यहां पर लिखेंगे सी वाज डजिंग, थोड़ा बनाकर अपने से लिखेंगे बच्चों कि वो ऊँघ रही थी, ठीक, लिखेंगे माउथ वाज ओपन, कि उनका जो मुख था वो खुला हुआ था। तो उससे थोड़ा बना कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। आगे कह रहा है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन, कह रहा है कि एसन लाइक दैट, जो एसन लाइक दैट है इसमें कौन सा, इसमें बोल रहा है कि भाई कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, बोले तो कौन सा अलंकार यूज हुआ है। तो बोला है ना कि लाश की तरह, तो जाहिर सी बात है बच्चों, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो वो है सिमली। ठीक है, कौन सा है बच्चों, सिमली है, याद रखना। ठीक है, कौन सा अलंकार है, तो सिमली अलंकार है, यानी उपमा अलंकार है। उपमा, क्योंकि यहां पर तुलना हो रही है तो उपमा अलंकार है। बात समझ में आ गई। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है बच्चों, लगातार पूछा गया है इसको। हो गया ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, ठीक, वो क्वेश्चन होगा हमारा किसके लिए, तो भाई सेंट्रल आइडिया। जरूरी नहीं बच्चों, फिर से बता देते हैं, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन नंबर 8 पे यही हो, यानी सेक्शन डी वाले में आपका ये ध्यान देना कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके रहेगा, तो आगे पीछे रहेगा उससे मत। ठीक है, हो सकता है प्रोज वाला, वैसे प्रोज वाला ऊपर रहता है, फिर बीच में पोएट्री होता है, तब सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो हमने पहले रख लिया है आपका जो प्रोज का, सॉरी मतलब पोएट्री का, इसलिए कंफ्यूज मत होना। जैसे कह रहा है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये जो पोएम दिए गए हैं बच्चों, इनमें से कह रहा है किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। सेंट्रल आइडिया बोले तो केंद्रीय भाव। तो पहला है कीपिंग क्वाइट, यानी चुप रहना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की वस्तुएं। तीसरा माई मदर एट 66, यानी जो माता जी हैं
मेरी माताजी हैं वो 66 वर्ष की, यानी पहले ही चैप्टर से। ठीक, तो ये चीज आपका दिया गया है ना, ये चीज। ठीक, इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है और ये पूरा 4 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें हमने बताया ना कि इन तीनों टॉपिक को बच्चों हमने बताया है। तो एक प्ले लिस्ट है, तो प्ले लिस्ट को आप चेक कर लीजिए बच्चों। प्ले लिस्ट में 3 के तीनों सेंट्रल आइडिया मिल जाएंगे। ठीक, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। बाकी यहां पर हम एक के बारे में देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत ना, परेशान मत रहिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी को हम देख रहे हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक, ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बच्चों एकदम सिंपल तरीके से कि द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। और ध्यान से समझना, ये 100% श्योर है, 100% की बात कर रहा हूं बच्चों, 100% गारंटी के साथ आएगा आपका ये। ठीक है, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, बस 3 याद रखिए, उसके अलावा कुछ नहीं देखना। ठीक, केवल 3 सेंट्रल आइडिया देख लीजिए। हमने बोला ना प्लेलिस्ट में आपको तीनों मिल जाएंगे, बाकी एक तो बता ही रहे हैं। तो क्या है कि द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोयम है वो जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज्ड है, यानी इनके द्वारा रचित है। आगे लिखेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी टेल्स, जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी ये कविता है हमको बताता है दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर, ठीक, द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय, कि ये क्या है, एक बड़ी खुशी का एक स्रोत है। कौन? सौंदर्य की जो वस्तुएं हैं, एंड हैप्पीनेस और प्रसन्नता। कि ये जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी ये जो चैप्टर हमें यह बताता है कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो खुशी और आनंद का क्या होती हैं, एक स्रोत होती हैं। और कह रहा है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य की वस्तुएं नेवर एंड, कभी नष्ट नहीं होती हैं। जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो कभी नष्ट नहीं होती हैं। किसके बारे में यहां बात कर रहा है? जो फूल, भाई जो नदी, झील, झरना, पहाड़, पंछी, पेड़ पौधे, घास फूस, ये सब के बारे में बात कर रहा है, नेचुरल ब्यूटी के बारे में। ठीक, आगे कह रहा है कि देयरफॉर, इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, इसलिए जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो एक अद्भुत खजाना है। विथ द पासिंग ऑफ टाइम, कह रहा है कि समय बीतने के साथ साथ द स्वीट रिकलेक्शन यानी मीठी यादें ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की बिकम माने हो जाती है मोर जॉयफुल, और भी आनंददायक। जो कह रहा है बच्चों कि जो सुंदरता की मीठी यादें होती हैं, यानी सौंदर्य की जो मीठी यादें होती हैं, ठीक है, वो समय बीतने के साथ और भी ज्यादा सुंदर हो जाती हैं, यानी और भी ज्यादा जॉयफुल हो जाती हैं। आगे लिखेंगे कि क्रिएशन ऑफ गॉड, जो ईश्वर की रचना है, प्रोवाइड माने प्रदान करती है एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, एंड हैप्पीनेस माने खुशी। जो ईश्वर के द्वारा रचना की गई है, ठीक, यानी ईश्वर की जो रचना है वो हमें क्या, ऊर्जा और खुशी प्रदान करती है। और थिंग्स अराउंड अस यानी हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं वो मेक अस फील हैप्पी, वो हमें खुशी का एहसास दिलाती हैं। बात समझ में आया? तो इस तरह से आपको बहुत ही इजीली तरीके से सेंट्रल आइडिया लिखना है। अब भटकना नहीं बच्चों, बस ये छाप कर रखिए, एकदम सरल से सरल तरीका है। चलिए, हो गया तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जरूरी है। हो गया ना बच्चों? चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट को, अगला देख लेते हैं बच्चों। अगला जो होगा भाई यहां पर 11-12 डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट थोड़ा समझिएगा। ये बच्चों डायरेक्टली 11-12 नहीं हो जाएगा। अब इसमें समझिएगा भाई, इसमें हम नहीं, यहां पर क्वेश्चन को नहीं करवा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी करवाया है। बाकी आप क्वेश्चन बैंक में देखिए, और बाकी तो भाई वीडियो तो बनाया ही है। अब देखिए बच्चों, इसमें जो प्रोज से होंगे, प्रोज से यहां पर आपके जो क्वेश्चन होंगे 9 और 10 नंबर, ठीक। उसके बाद सप्लीमेंट्री में भी आपके जो होंगे 11 और 12 नंबर। हमने बताया ना नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है कि भाई शुरू में ही बताया कि प्रोज आपका आगे रहेगा सबसे पहले, ठीक, सेक्शन डी में, फिर आपका पोएट्री, फिर सप्लीमेंट्री। तो इसलिए इस नंबर पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। अब देखिए बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन होगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक, शॉर्ट क्वेश्चन होगा रसगुल्लों, इतना याद रखना। और शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे? 2। और परेशान मत रहिए, अथवा अथवा करके 4 होता है, 4 में 2 करना होगा। और इनके आपको जो नंबर मिलेंगे
इनके जो नंबर मिलेंगे भाई 4 + 4 यानी 8 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, ठीक। और उसके बाद जो आपका इसमें होगा, इसमें जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, अभी हम उस दिन करवाए हैं, ठीक है ना, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो एक करना होगा, 2 रहेंगे, एक करना होगा, और ये पूछा जाता है 7 नंबर में। कितने नंबर में बच्चों? 7 नंबर में। सेम तरीके से इसमें भी कहानी अप्लाई होती है। जो इसमें होगा बच्चों सप्लीमेंट्री में, इसमें भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और इसमें भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक। और यहां पर भी आपको वही चीज कि इसमें आपके 2 करने होंगे, 4 4 8 नंबर मिलेंगे, और एक लॉन्ग वाला एक ही क्वेश्चन होगा और उसके कितने नंबर? 7 नंबर, ठीक है, इतना याद रखना। तो ये चीज 8 7 15 और 15 30 ये हो जाता है, और 10 पोएट्री के, यानी आपके 40 नंबर का आपका टेक्स्ट बुक से रहेगा। बाकी आपका जो सेक्शन ए बी सी मिलाकर के 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपका मतलब इंग्लिश का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर फिनिश होता है, ठीक है ना। इसको बच्चों हमने अलग से करवाया, इसलिए यहां पर नहीं रखें, क्योंकि जरूरी नहीं यहां पर जो हम बताएं वही आ जाए। आपके इतने चैप्टर हैं, किसी में से भी पूछ सकता है। बाकी जो टॉपिक एकदम फिक्स थे वो हमने बता ही दिया। बाकी मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।